When the smart heat is गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आज का जो सेशन है, आपने थंबनेल में देखा कि जंतुओं का आर्थिक महत्व है, तो आप सोचेंगे पादपों का आर्थिक महत्व है, तो आप सोचेंगे कि सर क्या जंतुओं का आर्थिक महत्व पूरा हो गया क्या? सारी टॉपिक हुए, बाकी और भी छोटे छोटे टॉपिक थे। बिल्कुल, सबसे पहले आज के सेशन में जंतुओं के आर्थिक महत्व में कुछ टॉपिक अपने जो बचे हुए थे, जैसे लाख उत्पादन है, जैसे डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, महत्वपूर्ण वाली बात करेंगे। उनमें बहुत ज्यादा आपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, जहां से परीक्षा में कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पादपों का आर्थिक महत्व प्रारंभ कर देंगे। बता देना चाहता हूं कि आज का जो सेशन है थोड़ा सा बड़ा सेशन है, ताकि आपकी जंतुओं का आर्थिक महत्व वाली यूनिट, एक तो आपकी जंतुओं का आर्थिक महत्व वाली यूनिट, और इसके साथ ही आपकी एक कौन सी, पादपों का आर्थिक महत्व वाली यूनिट, ये दोनों यूनिट आज आपकी क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑडियो वगैरह प्रॉपर है, यही मैं देखना चाह रहा था। हाँ, गुड मॉर्निंग भूमिका कुमारी, रिफ्लेक्शन टाइम, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आज थोड़ा सा बड़ा सेशन है, ठीक है। तो अपन क्या यूनिट को, दो यूनिट आज अपनी पूरी हो जाएंगी भाई। एक तो अपनी जो यूनिट ऑलरेडी चल रही है ये पूरी हो जाएगी, और एक यूनिट अपनी नए वाले में से पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो कल अपन ने जो बिंदु छोड़ा था वो मछली पालन करने के बाद हमने मुर्गी पालन देख लिया था, ठीक है। अब मुर्गी पालन के बाद में अब हम आगे बात करते हैं। हाँ भाई सुरेश देवासी, सभी जुड़ जाओ भाई, शेयर करो सेशन को, शेयर करो ताकि और भी विद्यार्थी जो अपने साथ जुड़े और सेशन को पढ़ाने का आनंद लगाए। लाख उत्पादन अगला है दोस्तों, नंबर नेक्स्ट जो भी 4 नंबर है, कितना नंबर है, लाख उत्पादन। ये आपको मैं थोड़ा सा जंतुओं के आर्थिक महत्व में जो टॉपिक अपना बच गया था वो करवा रहा हूं, फिर अपना पादपों का आर्थिक महत्व अपन स्टार्ट कर देंगे। लाख उत्पादन, लाख उत्पादन, लाख उत्पादन की बात करते हैं तो लाख उत्पादन से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात तो यह दोस्तों कि लाख का जो उत्पादन है, ठीक है, लाख का जो उत्पादन है दोस्तों, वो व्यावसायिक दृष्टि से मादा कीट, जो लाख का कीट होती है जिसे लेसिफर लाका कहते हैं, तो लेसिफर लाका में जो मादा कीट है, इस मादा कीट से प्राप्त होता है। तो पहली बात तो यही हो गई कि लाख का कीट कौन है, तो नाम लिखेंगे पहला, देखो लाख का कीट, लाख का कीट, ये वही लाख है जिससे चूड़ियां वगैरह बनती है। लाख का कीट लेसिफर लाका, लेसिफर लाका है, लेसिफर लाका है, ठीक है। तो आपसे पूछे निम्न में से कौन लाख का कीट है, तो हम जवाब दे देंगे लेसिफर लाका। कई बार लेसिफर लाका लिखा हुआ नहीं आता है, दूसरा नाम दे देता है, तो वहां पर अगर कोई दूसरा नाम देता है, अगर आपको कोई दूसरा नाम देता है दोस्तों, तो दूसरा नाम जो है वो आपको देगा टेकार्डिया लाका। क्या देगा, वो आपको दे सकता है टेकार्डिया लाका। क्लियर, ओके। तो लिखो अगली बात, या इसी में ओब्लिक कर दो भाई, या टेकार्डिया लाका, टेकार्डिया लाका। लाका पकड़ लेना, लाख और लाका, ये यहां से आप पकड़ लेना, लाख और लाका ये शब्द पकड़ लेना, सही हो जाएगा। अब ये जो लाख का कीट है, ये नर है या मादा है, तो मादा है, लिखो। व्यावसायिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से यानी अधिक मात्रा में, व्यावसायिक दृष्टि से लाख मादा कीट से प्राप्त होती है, मादा कीट से प्राप्त होती है, मादा कीट से प्राप्त होती है। व्यावसायिक रूप से लाख जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, मादा कीट से प्राप्त होती है। शेयर करो सेशन को, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाओ भैया, ठीक है। अब बात आती है कि ये लाख का कीट रहता कहाँ है, इसका आवास क्या है, तो ये वृक्षों पे रहता है। ये लाख का जो कीट है ये बबूल के वृक्ष पे रहता है,
खैर के वृक्ष पे रहता है, बेर पे रहता है, पीपल पे रहता है, आम पे रहता है। तो लिखो इसका आवास, किसका? लाख के कीट का आवास। तो आवास में लिखो खैर, बेर, पीपल, बबूल, खैर, बेर, पीपल और बबूल, शीशम, बबूल, शीशम, बबूल, शीशम और आम आदि पौधों पर। ठीक है, आदि पौधों पर कौन रहता है? लाख का कीट रहता है दोस्तों। और इस कीट से लाख को प्राप्त करने की जो विधि है, या वो आपसे प्रश्न पूछे कि पोषी पादप से लाख संग्रहण करना, जैसे ये कीट जो है लेसी पर लाख का है, ये खैर, बबूल, पीपल, ठीक है, बेर, शीशम, आम, इनके पेड़ पर बैठेगा और उनसे लाख प्राप्त करेगा। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहते हैं हार्वेस्टिंग करना, संग्रहण करना, है ना। संग्रहण कर रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हार्वेस्टिंग कह सकते हैं। हाँ भाई नारायण, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वैशालू, अशोक निराला। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। पीडीएफ भी आज बातचीत करूंगा कि किस तरह से काम मिल सकती है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी साथ में लिखो, मेरे हिसाब से ज्यादा मजा आएगा। मैंने आप लोगों को ये कह दिया कि 40 दिन, भाई 3-4 दिन की क्लास हो गई, वो भी देख लेना। 40 दिन और बचे। 40 दिन में आपकी पूरी साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी और आपकी टेक्नोलॉजी बेहतरीन तरीके से रेडी करवा दूंगा। जिस दिन देखिए मौका मिलता है उस दिन एक्स्ट्रा क्लास मिलेंगे। आज देखो 2 घंटे लगभग क्लास रहेगी, तो आपकी ये यूनिट पूरी होगी, अगली यूनिट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा कॉमेंट्स में कम विश्वास करिए, पढ़ने में थोड़ा ज्यादा विश्वास कर ले, समय कम है। तो लिखिए पोषी पादप से, अगली बात लिखिए पोषी पादप। पोषी पादप का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट प्लांट्स का मतलब हो गया कि लाख के कीट के लिए ये सारे पौधे क्या है? पोषी पादप है, क्योंकि लाख का कीट इनसे पोषण प्राप्त कर रहा है। तो पोषी पादप से लाख का संग्रहण करना, लाख का संग्रहण करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। प्रश्न पूछ ले कि पोषी पादप से लाख का संग्रहण करना या लाख संग्रहण करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हार्वेस्टिंग। क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग। ओके, चलिए अगली बात करते हैं इसी में। अब बात आती है कि जो लाख है ये कैसा पदार्थ है? तो ये उष्मा का कुचालक पदार्थ है दोस्तों। तो लिखिए अगली बात, लाख, लाख उष्मा का कुचालक पदार्थ है। कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, अतिचालक तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो फिजिक्स में बताऊंगा। लाख उष्मा का सुचालक पदार्थ है। लाख उष्मा का क्या है? सुचालक पदार्थ है, सॉरी कुचालक पदार्थ है, जिसमें उष्मा और धारा का प्रवाह जो है वो नहीं होता है। अब बात पूछेगी उत्पादन में भारत का स्थान। तो पहला स्थान है भैया भारत में। विश्व में जितनी भी लाख उत्पन्न होती है उसका 97% है, 97% लाख का उत्पन्न होता है भारत में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लिखिए अगली बात, भारत में विश्व की कुल लाख का, भारत में विश्व की कुल लाख का 97% भाग उत्पादन होता है। 97% भाग उत्पादन होता है। कहां पर? भारत में। ठीक है, कहां पे होता है दोस्तों? भारत में होता है। ठीक है, ओके। अनुसंधान पूछ ले आपको कि भारत में लाख अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? तो भारत में लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में, नामकुम रांची में है। तो लिखो लाख अनुसंधान संस्थान, लाख अनुसंधान, लाख अनुसंधान संस्थान, और लाख अनुसंधान संस्थान है नामकुम, नामकुम है रांची में। तो नामकुम रांची में क्या है? लाख अनुसंधान संस्थान है। जैसे हमने बात की थी कि रेशम अनुसंधान संस्थान वर्तमान में पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, ऐसे ही लाख कीट के संबंधित जितने भी अनुसंधान या रिसर्च कार्य होते हैं वो सारे नामकुम रांची जो है यहाँ पर होते हैं। ठीक है,
हाँ, रांची झारखंड, बिल्कुल, वेरी गुड। हो गया, नोट करो, फटाफट से नोट कर लो। चलिए, और ये एक रेजिन पदार्थ है, क्या है? लाख एक रेजिन पदार्थ है, ये और लिख दो। लाख क्या है? लाख एक रेजिन पदार्थ है। लाख एक रेजिन पदार्थ है। लाख क्या है? रेजिन पदार्थ है। ये सारी बातें लाख के बारे में हो गई, इतनी बातें बहुत है, ठीक है। हालांकि सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को जो प्रश्न है वो कहां से पूछ लेगा, वो आपको एपीकल्चर मधुमक्खी पालन या सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से पूछ लेगा। फिर भी अगर उसका पेट नहीं भरेगा तो आपको मछली पालन से, अन्यथा मुर्गी पालन से पूछ लेगा। फिर भी 0.001% कहीं से पूछेगा तो लाख उत्पादन से, तो इनमें से आपको आराम से प्रश्न मिल जाएगा। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग रूपचंद, अशोक, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हल्की सी अपन डेयरी उद्योग के बारे में भी बात कर लेते हैं, अगर कोई छोटा मोटा प्रश्न पूछ ले या कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो। लीजिए, अगली हेडिंग लगाएंगे नंबर 5, और नंबर 5 हेडिंग लगाइए दोस्तों, डेयरी उद्योग। क्या लिखेंगे? नंबर 5 लिखिए, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग लिखिए, हेडिंग लगाएं, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग पे बात करते हैं अपन, डेयरी उद्योग क्या है, ठीक है। शशि शर्मा पूछ रहे हैं कि सर रेजिन पदार्थ, रेजिन पदार्थ का मतलब होता है एक मुलायम और चिकना पदार्थ। रेजिन का मतलब होता है मुलायम और चिकना पदार्थ, ठीक है। डेयरी उद्योग, चलिए डेयरी उद्योग में कुछ बात कर लेते हैं अपन। तो अगर हम बात करें, क्योंकि डेयरी उद्योग में अगर प्रश्न पूछेगा तो सीधे सीधे पहली बात तो ये है कि वो जीके के अंदर ज्योग्राफी वाले पोर्शन में प्रश्न उठाएगा, और ज्योग्राफी में भी कहां से? राजस्थान की इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है वहां से वो प्रश्न उठाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो पूछेगा आपको कि वर्तमान में हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, इसमें डेयरी विकास कार्यक्रम का संस्थागत ढांचा क्या है, उस ढांचे के बारे में बात करेगा। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीज आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ढांचे की बात करें, डेयरी उद्योग का ढांचा, डेयरी उद्योग का संस्थागत ढांचा, डेयरी उद्योग का संस्थागत ढांचा अगर अपन देखें तो देखिए दोस्तों, एक तो होता है शीर्ष स्तर। कौन सा स्तर है? शीर्ष स्तर है। 3 स्तर इसमें, तो पहला स्तर है शीर्ष स्तर, टॉप लेवल। अब इस शीर्ष स्तर के अंदर क्या है? शीर्ष स्तर है, ठीक है। तो शीर्ष स्तर के अंदर आरसीडीएफ है। क्या है? आरसीडीएफ है। आरसीडीएफ बोले तो यह लिख देता हूं मैं, आरसीडीएफ, ठीक है। आरसीडीएफ राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। क्या है ये? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, पूरा नाम चाहो तो लिख लो इसका, राजस्थान कोऑपरेटिव, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इसका पूरा नाम है। ये क्या है? ये शीर्ष संस्थान है राजस्थान में, किसकी? डेयरी उद्योग की। क्या काम करती है? जो पशुपालक हैं उन पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने और उपभोक्ता को शुद्ध दुग्ध उपलब्ध करवाने के लिए काम करती है। तो इसका कार्य क्या है? तो लिखो कार्य, पशुपालकों को दुग्ध का उचित मूल्य, पशुपालकों को दुग्ध का उचित मूल्य दिलाना, पशुपालकों को दुग्ध का उचित मूल्य दिलवाना, और दूसरा काम क्या है कि जो उपभोक्ता है उन तक शुद्ध दूध पहुंचे, ठीक है। तो लिखो उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर तक प्योर दूध, प्योर मिल्क, शुद्ध दूध पहुंचाना, ठीक है। 2 काम हो गए इससे कि भैया ये पशुपालकों से दूध लेगी तो उनको उसका उचित मूल्य देगी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, गोलू मीणा जी, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है, उपलब्ध है मार्केट में, यस।
तो उपभोक्ताओं तक एक तो क्या काम है, पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाना, दूसरा है उपभोक्ताओं तक शुद्ध दूध को पहुंचाना। तो इसकी स्थापना कब की गई, ये 1977 में इसकी स्थापना की गई। तो आरसीडीएफ की अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना 1977। हालांकि ये सारी चीज आप जो पढ़ लोगे, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मेन अपने साइंस के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ, फिर अपन चलते हैं पादपों के आर्थिक महत्व पर। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो राज्य में जितने भी दुग्ध कार्यक्रम होंगे उनके संचालन करने का जो दायित्व है वो दायित्व किसका है, वो दायित्व आरसीडीएफ का है। दूसरा हो गया दोस्तों जिला स्तर, कौन सा हो गया, जिला स्तर हो गया। दूसरा स्तर कौन सा हो गया, जिला स्तर। तो एक तो हो गया शीर्ष स्तर यानी स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, एक हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जिला दुग्ध उत्पादक संघ, जिला स्तर पे कौन होता है, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, उत्पादक संघ। कोई बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है इनको, ठीक है। यस, शीर्ष स्तर पे कौन है, बस इतना याद रखो, आरसीडीएफ है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। जिला स्तर पर कौन है, जिला दुग्ध उत्पादक संघ है। क्या काम है इसका, तो ये जिला दुग्ध उत्पादन के लिए काम करेगा। जिले में जो काम शीर्ष स्तर पर आरसीडीएफ कर रही है वही जिले में कौन करेगी, जिला दुग्ध उत्पादक संघ करेगा, जो जिला स्तर पे है। और एक होता है प्राथमिक स्तर, कौन सा होता है, एक होता है मित्रों प्राथमिक स्तर। थोड़ा शेयर करो यार, बच्चे कम है, आप लोग कम हो तो अंदर से आवाज ही नहीं आती पढ़ाने की, अगर संख्या कम होती है तो। ठीक है, तीसरा जो स्तर है दोस्तों वो है कौन सा स्तर, वो है प्राथमिक स्तर। तीसरा स्तर लिखिए डेयरी उद्योग का प्राथमिक स्तर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में अपना कृषक किसान भाई छुपा हुआ है। ठीक है, प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर क्या हो गया, जो प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां हैं गांवों के लेवल में, उनका काम है दुग्ध एकत्रित करके और जिला दुग्ध उत्पादक संघ को भेजना। बात क्लियर हो गई। तो ये क्या होती है, प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां कौन होती हैं, प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां। अब इतना बड़ा नाम देखिएगा, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। प्राथमिक मतलब ग्रामीण स्तर पे हो गई, तो पहले स्तर पे प्राथमिक। ठीक है, सहकारी है तो सहकारी, दूध उत्पादन करें तो दुग्ध उत्पादन समितियां बनी हुई तो समितियां। तो प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति प्राथमिक स्तर की है। इसका काम है गांव से दुग्ध एकत्रित करना और किसको, जिला स्तर पे तो जिला दुग्ध उत्पादक समितियां हैं या संघ है उसको पहुंचाना, किसको पहुंचाना, जिला दुग्ध उत्पादक संघ को पहुंचाना। कार्य लिखो, क्या लिखोगे यार कार्य, सबको पता है यार, सब गांव से छोटी छोटी बातें भी नहीं पता क्या। ठीक है, यहाँ पे दुग्ध से संबंधित एक क्रांति हुई थी जो श्वेत क्रांति थी। बात करेंगे अपन, ऑपरेशन फ्लड चला था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन और अमूल आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, AMUL अमूल आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर, आनंद गुजरात में। सारी बातें अपन इसी यूनिट के अंदर किस में करेंगे, जो क्रांतियां पढ़ेंगे वहां पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि दुग्ध क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है भारत का, ध्यान रखना। पहला स्थान किसका है, भारत का है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान किसका है, भारत का। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में दुग्ध उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, एक नंबर पे कौन आता है, तो भैया एक नंबर पे जो आता है ना वो आता है यूपी। कौन आता है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे भारत में। विश्व में देखें तो भारत एक नंबर पे दुग्ध उत्पादन में, भारत में देखें तो यूपी एक नंबर पे और हम हैं 2 नंबर पे। राजस्थान दूसरे नंबर पे, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता पूछे आपसे, उपलब्धता पूछे तो पंजाब है। ये सारे जीके की सी बातें मैं क्या आपको इसमें बताऊंगा। फिर पशुधन की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा बोल के बता देता हूं, कुछ लिखने वाली चीजें वो लिखा दूंगा मैं। पशुधन में अगर अपन बात करें लाइव स्टॉक में, ताकि अपन अगली यूनिट शुरू करेंगे। पशुधन में हम बात करें दोस्तों तो पशुधन के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस, बकरी ये मुख्यतः आते हैं। हम इनको कैटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटल। क्या कहते हैं, कैटल। कैटल एक लैटिन भाषा का शब्द है और कैटल का अर्थ होता है वास्तव में धन या संपदा। तो पशुधन आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो वहां पे आप ये पढ़ते हैं कि पशु के आगे धन शब्द जुड़ा हुआ, पशुधन। क्योंकि कैटल कहते हैं, कैटल लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द कैटल का अर्थ होता है धन या संपत्ति या संपदा।
बिना सींग वाले जो पशु होते हैं उनको पोल्ड कैटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्ड कैटल। तो यहाँ पशुधन हेडिंग लगाओ, थोड़ा सा इसमें लिख लो पशुधन। मैं तो कुछ वैज्ञानिक नाम वगैरह वही लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा कुछ भी, ठीक है। बाकी आप सब लोग जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, ठीक है। पशुधन, तो एक तो कैटल शब्द लिखो, कैटल। कैटल है लैटिन भाषा का शब्द और इसका अर्थ लिखो धनिया संपदा। धनिया संपदा, अर्थ क्या है इसका? धनिया संपदा। अर्थ क्या है दोस्तों? धनिया संपदा। धनिया संपदा इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया। अगली बात लिखो, बिना सींग वाले पशुओं को पोल्ड कैटल कहते हैं। बिना सींग वाले पशुओं को, बिना सींग वाले पशुओं को पोल्ड कैटल कहते हैं। पोल्ड कैटल कहते हैं। जो बिना सींग के पशु होते हैं उनको क्या कहते हैं मित्रों? उनको कहते हैं पोल्ड कैटल। क्लियर? ओके, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ठीक है। अरे भाई तू निराला निराला ही रहेगा क्या? ये सारी जीके की बातें नहीं है क्या? पशुधन ज्योग्राफी में नहीं आता क्या? ठीक है, मैं यहाँ पर वही बात करूंगा जो साइंस से रिलेटेड है। अब आ जाइए गाय। अब आपको साइंस से रिलेटेड क्या क्या बातें पूछ सकता है वो मैं बता देता हूँ। ज्यादा बिना फालतू का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सिलेक्टिव और बढ़िया मैटर पढ़ो ओनली, ठीक है। पूरा ऐसे महाभारत पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना। गाय, गाय का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, तो लिखो वैज्ञानिक नाम। बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बोस इंडिकस। या इसी का दूसरा नाम भी है वैज्ञानिक, बोस टोरस। बोस टोरस। याद रखने का सीधा तरीका है, थोड़े थोड़े फंडे बता देता हूं याद रखने के। गाय है तो गाय को हम इंडिया में सबसे ऊपर समझते हैं, जो सबसे ऊपर होता है वो होता है बोस। तो ये हो गई बोस। किसकी? भारत में है, इंडिया में तो इंडिकस। तो बोस इंडिकस कौन है? गाय है। बोस इंडिकस कौन है? गाय है। नस्लें इनकी साहिवाल नस्ल है जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में पाई जाती है। एक सिंधी है, इलाहाबाद और बेंगलोर में पाई जाती है। एक है दोस्तों अपनी गिर काठियावाड़, जूनागढ़ में पाई जाती है। कांकरेज ये कच्छ और थार पारकर में पाई जाती है, ठीक है। और एक थार पारकर भी जाती है जो अमरकोट और मारवाड़ इसमें पाई जाती है। तो ये सारी चीजें आप जीके में पढ़ते हो वो मुझे अच्छे से पता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, भैंस की बात करते हैं। भाई जो अपने महत्वपूर्ण साइंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वही बातें अपन यहाँ पर करेंगे। ये कौन सी नस्ल, क्या ये वो सब नहीं करेंगे। भैंस की बात करते हैं, तो भैंस का आपको वैज्ञानिक नाम पूछे तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बुबेलस बुबेलस। बुबेलस बुबेलस। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलस। दो बार बुबेलस, बुबेलस स्क्वायर, ठीक है। बुबेलस बुबेलस। बुबेलस है ये, बुलेस हो गया, सही करो इसको। बुबेलस बुबेलस। बुबेलस है ना, बुबेलस बुबेलस। तो बुबेलस बुबेलस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। भैंसे याद रखना, वैसे भैंस, वैसे बुबेलस, ऐसे वैसे भैंस, वैसे बुबेलस। तो बुबेलस बुबेलस किसकी हो गई? भैंस का वैज्ञानिक नाम हो गया। औसत जीवन काल जो होता है ना भैंस का वो 25 वर्ष होता है, ध्यान रखना, जानते हो गांव से होंगे तो। औसत जीवन काल जो है भैंस का वो कितना होता है? होता है 25 वर्ष। भैंस की नस्लें हैं, मुर्रा नस्ल है, जाफराबादी है, महसाना है, ये नस्लें। अब देखो आपको यहाँ साइंस से रिलेटेड क्या बात पूछ सकता है? पशु और उनका मांस और उनके बच्चे का नाम, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एक तरफ तो लिखो पशु, फिर लिखो उस पशु के मांस को क्या कहते हैं, फिर लिखो उस पशु के बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चा। ये तीन बातें।
पशु, मांस और बच्चा, पशु, मांस और बच्चा। अरे शेयर कर दो, आज तो संडे है, कम से कम आज तो 100 का आंकड़ा दिखा दो मेरे भाइयों। ठीक है, गाय और भैंस, पशु है गाय भैंस, गाय और भैंस। गाय और भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीफ, बीफ कहते हैं। और इनका बच्चा कहलाता है बछड़ा। ठीक है, बछड़ा। सुअर, पोर्क, सुअर और सुअर का मांस कहलाता है पोर्क। यहां से पूछ सकता है भैया, ध्यान रखना प्रश्न, ये जीके में नहीं आता है आपके, ये साइंस में आता है, पोर्क। और इसके बच्चे को कहते हैं पिगलेट। क्या कहते हैं? पिगलेट कहते हैं। अरे आपकी ये चीजें अगर नजर के सामने से निकली होंगी तो वहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न में विकल्प देख के ही आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, सही हो जाएगा मामला। पिगलेट, पोर्क, पिगलेट। बकरी, बकरी, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। आप तो मटन के लगा के आ जाते, ठीक है ना, मटन नहीं कहते, चेवन कहते हैं। और किड, इसके बच्चे को कहते हैं किड। क्या कहते हैं? किड कहते हैं। फिर बात आती है किसकी? भेड़ की। फिर बात आती है भेड़ की। भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, मटन। और इसके बच्चों को कहते हैं लेमना, लेमना। क्या कहते हैं? लेमना कह दो या मेमना कह दो, लेमना या मेमना। और एक है मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन, मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन। और इसके बच्चे को कहते हैं चूजा, बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। तो ये कुछ पशु हैं और इनका मांस, ठीक है, और ये इनके बच्चे। यार क्लास को शेयर करो भाइयों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्लास को शेयर करो, ऐसे मजा नहीं आ रहा। ठीक है, शेयर करो क्लास को। आज संडे था, मैंने बड़ा सेशन रखा आप लोगों के लिए, ये सोच के कि आज बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ जुड़ेंगे। चलिए, अब ये जो अपना जंतु का आर्थिक महत्व था, इस यूनिट का आखिरी बिंदु क्या? महत्वपूर्ण क्रांतियां, महत्वपूर्ण क्रांतियां, महत्वपूर्ण क्रांतियां। वो जो था ना एक पल्स कल्चर, ठीक है, मूंगा मोती, मोती संवर्धन, वो आगे आएगा। ठीक है, तो वहां पे उसको देखेंगे अपन। महत्वपूर्ण क्रांतियों में एक क्रांति है दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति की भारत में जो शुरुआत है, ये शुरुआत हुई थी दोस्तों कब? 1966-67 में शुरुआत हुई थी। केरल से शुरुआत मानी जाती है। और हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? खाद्यान्न क्षेत्र, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए सबसे पहले 3 मॉडल फसल अपनाई गई थी। 3 फसलों को मॉडल फसल के रूप में इस हरित क्रांति के दौरान, ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान लिया गया था। एक लिया गया था गेहूं, एक चावल और एक बाजरा। तो इनमें क्या देखा गया कि गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई इस रिवोल्यूशन के दौरान, लेकिन बाजरे में कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। वैज्ञानिक जिनको हरित क्रांति का जनक कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, लेकिन यही वो भारत बोल दे तो MS स्वामीनाथन। यहां पर बहुत कंफ्यूज होता है, ध्यान रखना। आपको केवल हरित क्रांति का जनक पूछे तो केवल जनक पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। लेकिन अगर यहीं पे जनक से पहले एक शब्द जोड़ दे, भारतीय जनक, भारतीय जनक, तो हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है वो क्या हो जाएंगे? जनक हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी एक क्रांति और थी, उस क्रांति का नाम था श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध था दोस्तों दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। एक क्रांति के बारे में आपको एग्जाम में पूछेगा, कोई सी भी पूछे, ध्यान रखना। इसका क्षेत्र कौन सा था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
1 मिनट के लिए आप इतना नोट कीजिएगा और शेयर करो एक बार। यस, ओके। तो श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है ये भी हो सकता है। तो श्वेत क्रांति के जो जनक है दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। अगर इसके जनक की बात पूछे आपसे, श्वेत क्रांति के जनक की बात पूछे दोस्तों, तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है मित्रों, ठीक है। और इस क्रांति के दौरान एक ऑपरेशन चला था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन चला था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के दौरान जो भी कृषक थे इनको दुग्ध का उचित मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए एक डेयरी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? डेयरी की स्थापना गुजरात में, जिसका नाम था अमूल, AMUL, अमूल। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, गुजरात, आनंद गुजरात में ना, गुजरात में। तो डेयरी की स्थापना, अमूल डेयरी की स्थापना की गई कहां पे? गुजरात में। तो पहली हरित क्रांति, दूसरी श्वेत क्रांति। अब बाकी जो क्रांति है उनमें आपको केवल और केवल उनका क्षेत्र याद रखना है कि किसका क्षेत्र क्या है। तीसरी क्रांति जैसे गोल क्रांति, और गोल क्रांति पूछे तो आपका जवाब होगा आलू उत्पादन में। आलू उत्पादन क्या होगा? आलू उत्पादन के क्षेत्र में गोल क्रांति, आलू उत्पादन। इसके अलावा आपसे पूछे दोस्तों लाल क्रांति, तो ये नाम याद रख लेना, थोड़ा सा एक बार देख लो। लाल क्रांति, तो ये टमाटर लाल होता है, टमाटर, और लाल कौन होता है? मांस होता है, तो मांस और टमाटर से संबंधित लाल क्रांति। एक होती है दोस्तों कौन सी? नीली क्रांति, नीली क्रांति। और नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन, मछली उत्पादन से। एक क्रांति है दोस्तों गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से, ठीक है। एक क्रांति है रजत क्रांति, रजत क्रांति, सिल्वर रेवलेंट। और रजत क्रांति का संबंध है अंडे उत्पादन से, अंडे उत्पादन से। एक क्रांति है दोस्तों टसर क्रांति, बताया था मैंने, रजत भी अंडे से संबंधित है। और मैंने आपको टसर भी बताई थी कि रेशम उत्पादन से है। तो टसर क्रांति का संबंध किससे है? तो टसर क्रांति भी रेशम उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछे काली क्रांति, काली क्रांति, तो काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कुछ पादप होते हैं जिन्हें पेट्रो पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम पेट्रो पादप कहते हैं। और पेट्रो पादप में ओहोबा और जोजोबा, ओहोबा, जोजोबा और रतनजोत, ओहोबा, जोजोबा और रतनजोत, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही पेट्रो पादप है। क्या है मित्रों? तीनों ही पेट्रो पादप है, ठीक है। हाँ भाई महेश, गुड मॉर्निंग, शेयर करो भाई। चलिए, तो ये हो गया काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित पेट्रोपादप, होहोबा, जोजोबा और रतनजोत, ध्यान रहे। इसके अलावा हम बात करें बादामी क्रांति, तो मसाला उत्पादन में, ये लिख देता हूं ताकि एक ही स्लाइड में रह जाएगी। बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति मसाले उत्पादन, बादामी क्रांति मसाले उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों पीली क्रांति,
तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सरसों तिल इनके लिए, तो तिलहन लिख देता हूं, तेल वाले पदार्थ तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा भूरी क्रांति ब्राउन रिवोलेंट, ये फूड प्रोसेसिंग से, खाद्यान्न प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, डबल रोटी, चॉकलेट, केकरी, ये केक वगैरह जो बेकरी प्रोडक्ट है वो। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। एक है धूसर क्रांति ग्रे रिवोलेंट, धूसर क्रांति बोलते हैं ग्रे रिवोलेंट। कौन सी रिवोलेंट? ग्रे रिवोलेंट। ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है, सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है, ध्यान दें। धूसर क्रांति सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है। एक है सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवोलेंट, सुनहरी क्रांति। और सुनहरी क्रांति है दोस्तों फल उत्पादन मतलब बागवानी, फल उत्पादन मतलब बागवानी से संबंधित। और एक और लिख दो यहाँ पर इंद्रधनुष क्रांति। और इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? ये सभी पे निगरानी, सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने के लिए। इंद्रधनुष क्रांति क्या है? सभी क्रांतियों पे क्या रखने के लिए मित्रों? निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुष क्रांति है। ठीक है, सभी पे निगरानी रखने के लिए क्या है? इंद्रधनुष क्रांति है। तो इसी के साथ ये अपनी जो यूनिट है कौन सी, जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये कंप्लीट होती है। इसके अंदर वो मोती संवर्धन और है, तो मोती संवर्धन में आपको आगे के पॉइंट जहां पर आएगा तो वहां मैं पढ़ा दूंगा, इसलिए आपका समय भी बच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं अपन अगली यूनिट की। लो देखो, एक मेजर यूनिट आपकी कम से कम 2-3 प्रश्नों का मामला आपका, 25 में से 2-3 प्रश्न बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई, वो आपका कंप्लीट हो गया, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ, और नोट कीजिए, हेडिंग लगाइए, नोट्स जरूर बनाना साथ में, बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं। अगली यूनिट, नेक्स्ट यूनिट आ गई अपनी, और नेक्स्ट यूनिट का नाम है पादपों का आर्थिक महत्व है, पादपों का आर्थिक महत्व। अभी हमने जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ा, अब हम पादपों के आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं। तो पादपों के आर्थिक महत्व की हम बात करें मित्रों, इसकी बात करें, पादपों के आर्थिक महत्व की बात करें, तो सबसे पहले तो ये बता दूं, जिस तरह से हमने बात की थी जंतुओं के आर्थिक महत्व की, कि जंतुओं से उत्पाद प्राप्त होते हैं और वो जो उत्पाद है उनसे अपन अर्थ अर्जन करते हैं, धन कमाते हैं, वही आर्थिक महत्व है। ठीक इसी तरह से पादपों से हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त हो, पादपों से पदार्थ हमें प्राप्त हो, और उन पदार्थों से हम अर्थ अर्जन करें, धन अर्जन करें, तो वो क्या कहलाता है? वो पादपों का आर्थिक महत्व कहलाता है। वनस्पति विज्ञान में ये जो आर्थिक महत्व के पादप है, इनको अलग अलग भागों में अपन बांटेंगे। ठीक है, जैसे औषधि महत्व के पादप हो गए, कौन कौन से होंगे देखो। तो जो आर्थिक महत्व के जो पादप है, इन पादपों का हम डिवाइडेशन करेंगे 4 प्रकारों में, इसको हम पढ़ेंगे। वो 4 प्रकार कौन कौन से देखिए। एक तो हम पढ़ेंगे औषधि प्रदान करने वाले पादप, यानी औषधीय महत्व के पादप, औषधीय महत्व के पादप, मेडिसिनल प्लांट, औषधीय महत्व के पादप। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे मसाले वाले, ठीक है, तेल वाले और रेशे वाले। एक हम पढ़ेंगे तेलीय महत्व के पादप, तेलीय महत्व जिनसे तेल प्राप्त होता है, तेलीय महत्व के पादप, क्योंकि हमें तो धन कमाना है, अर्थ से रिलेटेड। एक है दोस्तों, वो है अपना मसाले संबंधित या रेशे, एक है रेशे महत्व, जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, रस्सियां वगैरह बनाते हैं, रेशे महत्व के पादप। और एक अपना कौन हो गया? मसाले उत्पादन, मसाले महत्व के पादप, जिनसे मसाले प्राप्त होते हैं, मसाले महत्व के पादप। ये सारी बात हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो है पादपों के बारे में पढ़ेंगे। औषधीय महत्व, जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? औषधियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिनसे हमें तेलीय महत्व, ऑयली, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, चाहे वो सरसों हो, ठीक है, मूंगफली हो, काफी। रेशे महत्व के पादप, इनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जिनसे रस्सियां वगैरह बनाते हैं। और मसाले महत्व के पादप, जिनसे हमें मसाले प्राप्त होते हैं।
ये 4 प्रकार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस पूरी यूनिट में। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं औषधीय महत्व के पादप। इतना नोट कर लो या आउटलाइन नोट कर लीजिएगा, आउटलाइन नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो औषधीय महत्व के पादपों की बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए दोस्तों, नंबर 1 औषधीय महत्व के पादप। औषधीय महत्व के पादप। औषधीय महत्व के पादपों की हम बात करें, ठीक है, तो औषधीय महत्व ऐसे पौधे जिनसे औषधियां प्राप्त होती हैं, औषधीय महत्व के पादप होते हैं। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वनडे एग्जामिनेशन आपका, ठीक है। तो औषधीय महत्व के पादपों में सबसे पहले अपन बात करते हैं एक पादप जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है सर्पगंधा। क्या नाम है, शेयर कर दो यार भाई इसको, ठीक है। सर्पगंधा की बात करते हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछता है देखते चलना। तो नंबर 1 लगाएंगे सबसे पहले सर्पगंधा। औषधीय महत्व का पहला पादप कौन है, सर्पगंधा। अब इस सर्पगंधा के बारे में हमें क्या क्या पूछ सकता है ये ध्यान दो। आपसे एक तो पूछ सकता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या क्या पूछ सकता है, हमें पूछ सकता है इसका वैज्ञानिक नाम। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों रावल्फिया सर्पेंटाइना। क्या है, रावल्फिया सर्पेंटाइना। मुझे नहीं लगता कि आपको इसको याद रखने में कोई समस्या आएगी, क्योंकि सर्प से सर्पेंटाइना याद रह जाएगा, काम खत्म। तो रावल्फिया सर्पेंटाइना, सर्प से, सर्पगंधा में सर्प है तो सर्प से सर्पेंटाइना, ओके। इसका कुल पूछे ये कौन से कुल का पादप है, तो ये है एपोसाइनेसी कुल का। ये 2 बातें आपको रखनी है, कुल। हालांकि कुल के बारे में बहुत कम चांस होता है पूछे, फिर भी इतने गिने चुने पौधे हैं, रोजाना पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, घुसना नहीं है इसके अंदर। एपोसाइनेसी केवल इतना याद रखो, याद रहता है तो रख लो, नहीं तो रावल्फिया सर्पेंटाइना याद रखना है, क्योंकि मोस्टली 99% आपसे क्या पूछता है, ठीक है। धन्यवाद भैया शुभ निराला। 99% आपको क्या पूछ लेता है, वैज्ञानिक नाम पूछता है। 1% में बाकी चीजें बचती हैं। फिर वो पूछता है कुछ विशेषताएं, इसका फल पूछ लेता है कि फल कैसा है, तो इसका फल होता है ड्रुप प्रकार का। कैसा होता है, ड्रुप प्रकार का, इसके फल को कहते हैं ड्रुप। आगे एक बिंदु अपने दिया हुआ है जिनमें साग सब्जियां फूल फल ये सब दिए हुए हैं, वहां मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि ड्रुप फल कहते किसको है। अभी तो नाम सुन लो यहाँ पे ओनली, वहां पे जब आप पढ़ोगे तो ये आपका रिकॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डायग्राम के साथ दिखा दूंगा। तो ड्रुप फल, ओके। चलिए, और आपसे पूछे महत्वपूर्ण बात, देखो मैंने कहा 99% तो वैज्ञानिक नाम पूछेगा, नहीं तो पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण चीज एल्केलॉइड। एल्केलॉइड्स, यही तो है। अरे औषधि महत्व के पादप में औषधि कहाँ है, ये रही औषधि। जो पदार्थ औषधीय पदार्थ में प्राप्त होते हैं इनसे, उनको एल्केलॉइड कहते हैं। पौधों से जो पदार्थ में प्राप्त होते हैं वो एल्केलॉइड्स पौधे कहलाते हैं, जो औषधि के रूप में हम काम में लेते हैं। तो सर्पगंधा यानी रावल्फिया सर्पेंटाइना में एल्केलॉइड्स कौन कौन है, अभी याद करा दूंगा, साथ में लिखते चलो, फिर मैं अभी ऐसे छोटी छोटी ट्रिक बता के आपको याद करवा दूंगा। तो वो है, एक तो है सर्पेंटीन, एक तो क्या है, सर्पेंटीन नामक एल्केलॉइड है, एक है रावल्फेनिन, एक क्या है, रावल्फेनिन है दोस्तों, और एक है रेसरपिन। क्या है, रेसरपिन, रेसरपिन। यहां तक पहले देखो, आगे बात, आगे चीजें बाद में लिखेंगे, यहां तक ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट क्या प्रश्न पूछेगा, मैं याद कराता हूं आपको। आपसे कहेगा सर्पगंधा कैसा पादप है, तो आप कहेंगे साहब औषधीय महत्व का पादप है, मेडिसिनल प्लांट है, पहली। दूसरी बात, सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सर्प में सर्प आएगा, सर्प में सर्प आएगा, तो जिसमें रावल्फिया सर्पेंटाइना लिखा हुआ हो जाएगा सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम। फिर आप जगह इसके कुल का नाम क्या है, तो कहेंगे एपोसाइनेसी। क्या है, एपोसाइनेसी। फल कैसा है, ड्रुप प्रकार का है। एल्केलॉइड्स कौन से है, महत्वपूर्ण, ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एल्केलॉइड्स पूछेगा तो देखो सर्पगंधा है तो सर्प जिसपे लगा है सर्पेंटीन, रावल्फिया भी नाम है तो रावल्फेनिन, और एक अलग याद रखना है कौन सा, रेसरपिन। तो सर्पेंटीन, रावल्फेनिन और रेसरपिन, सर्पेंटीन,
रावल्फेनिन और रेसरपिन क्या हो गए, एल्केलॉइड्स हो गए। बोले तो एल्केलॉइड्स का मतलब होता है इस पौधे में पाए जाने वाले औषधीय महत्व का पदार्थ। जो औषधियां होती हैं, जो पदार्थ होते हैं जिनसे औषधि बनेगी, उनको एल्केलॉइड्स कहते हैं। इसके अलावा हम इसका आर्थिक महत्व देखें, ठीक है। आर्थिक महत्व का मतलब क्या हो गया कि हम इसका उपयोग किनमें करेंगे जिससे हमें अर्थ प्राप्त हो, महत्व प्राप्त हो, धन प्राप्त हो। तो वो हो गया पागलपन की दवा के रूप में। एक तो क्या हो गया सर, जूनियर अकाउंटेंट में कंप्लीट साइंस है क्या? नहीं नहीं, देखिए सालू, जो टॉपिक है वही मैं करवा रहा हूं। आपके जूनियर अकाउंटेंट में जो टॉपिक है वही करवा रहा हूं। हालांकि वैसे देखा जाए तो सभी आ गया, पर एलडीसी में कुछ और भी टॉपिक है जहां थोड़े कम है। आर्थिक महत्व में पागलपन की दवा, पागलपन की दवा, और पागलपन की दवा बनाओगे, बेचोगे तो अर्थ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। सर्पदंश की दवा, सर्पदंश की दवा। अब सर्प आ गया तो बिच्छू भी आ जाएगा, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। कर्मी हर के रूप में और गर्भाशय संकुचन के लिए भी, प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कर्मी हर, कीड़े मारने के लिए, कर्मी हर के रूप में, ठीक है। और गर्भाशय संकुचन के लिए दवा, इन सब के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका? तो ये उपयोग किया जाता है भैया, बताओ किसका? सर्पगंधा का। तो पहला याद करते चलो, देखो मैं ऐसे ही पढ़ा के छोड़ दूं, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा है बताओ प्लीज, जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग। सर साइंस की बुक बताओ। अरे बताइए तो, डिवीजन फर्स्ट क्लास आपने देखी नहीं होगी, पहली क्लास देख लो, नहीं तो एक सेशन बना रहा हूँ। आज संडे मैंने कहा था एक सेशन बनाऊंगा आपके लिए शानदार वाला, जिसमें क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए, क्या नहीं, कैसे करें तैयारी बचे हुए समय, वो सारी बताऊंगा। ओके, तो पहला हम पढ़ रहे हैं पादपों का आर्थिक महत्व। देखो ये यूनिट ऐसी है जिसमें समझाने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, मैं याद करवा रहा हूँ आपको, साथ के साथ लॉजिक दे देंगे। औषधीय महत्व के पादप पढ़ रहे हैं। औषधीय महत्व के पादपों में पहला हमने पढ़ा सर्पगंधा। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम पूछे तो जिसमें सर्प सर्पेंटाई आए, यानी राउल्फिया सर्पेंटाइना। फुल है एपोसाइनेसी, आप भी बोलो मेरे साथ। फल है ड्रुप, एल्केलॉइड है इसमें, सर्पगंधा है तो सर्पेंटिन, राउल्फिया नाम है तो रावल्फेनिन, और एक बच गया रेसरपिन। क्या बच गया? रेसरपिन। आर्थिक महत्व क्या है? यानी हम दवा बनाएंगे। दवा क्या बनाएंगे? पागलपन की दवा बना देंगे इससे। सांप खा जाए उसकी दवा बना देंगे, बिच्छू खा जाए उसकी दवा बना देंगे, कीड़े मारने की दवा बना देंगे कर्मी हर, ठीक है। और एक प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन के लिए जो मेडिसिन काम में लेते हैं, उसके रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो देखा है, नोट्स भी बना रहा हूं रेगुलर, पर मैं भूल गया। अच्छा ओके कोई बात नहीं भाई, नोट्स तो बना नहीं आपको। ये हो गया भैया औषधीय महत्व के पादपों में पहला पादप सर्पगंधा। अरे मैं यही तो कर रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहो, मेरी जिम्मेदारी है याद करवाने की। ये लो, अब नई यूनिट अपन ने प्रारंभ की, पादपों का आर्थिक महत्व, उसमें पहला टॉपिक लिया अपन ने, जिसमें औषधीय महत्व के 4 पादपों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पादप आ गया सर्पगंधा। सर्पगंधा है तो वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? राउल्फिया सर्पेंटाइन। राउल्फिया सर्पेंटाइन कुल का नाम है पोसाइनेसी। फल हो गया ड्रुप, एल्केलॉइड हो गए, सर्प है तो सर्पेंटिन, राउल्फिया है तो राउल्फेनिन, और एक रेसरपिन। आर्थिक महत्व पागलपन की दवा, सर्पदंश की दवा, कर्मी हर और गर्भाशय संकुचन के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा औषधीय महत्व का पादप है वो है अपना अफीम, पोस्त। क्या है? अफीम है दोस्तों, पोस्त है। तो नंबर 2 लिखो, अफीम या पोस्त। औषधीय महत्व का दूसरा पादप जिससे औषधि प्राप्त होती है वो है अफीम। इसी को हम कहते हैं पोस्त, डोडा पोस्त कहते हैं ना, वो पोस्त, क्योंकि इसके फल को डोडा कहते हैं और ये अफीम को पोस्त कहते हैं, इसलिए डोडा पोस्त नाम भी अपन बोल देते हैं, ठीक है। क्या पूछेगा अफीम का? क्या पूछेगा? वैज्ञानिक नाम पूछेगा भाई। क्या पूछेगा? वैज्ञानिक नाम पूछेगा। तो ये लो, सबसे पहली बात क्या आएगी? तो सबसे पहली बात आएगी वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमिनिफेरम। देखो मैं याद करवा देता हूं, ध्यान दो इधर। वैज्ञानिक नाम है इसका पेपेवर सोमिनिफेरम। सोमिनिफेरम। अरे ध्यान दो भाई, ध्यान दो। देखो ये वैसे याद नहीं होंगे इतने कम समय में, ये लॉजिक ट्रिक से याद रखो ताकि आपको जब सामने आए विकल्प में तो आप इनको क्लिक कर दो। अफीम है पोस्त, आप जानते हो।
डोडा पोस्ट अफीम लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं इसका। हालांकि ये है औषधीय महत्व का, रोशनी के लिए बनाया गया था, लेकिन लोग नशे के रूप में भी काम लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कुछ ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, अमल डोडा ऐसे कुछ करते हैं। अफीम या पोस्त, इसको खाएंगे तो क्या होगा, नशा होगा, यानी पी जाएंगे इसको, अफीम को घोल के पी जाएंगे। तो अफीम को पिएंगे तो पावर आएगा, तो जिसको पीने से पावर आए, ये बातें मैं कहीं ऐसा मत सोच लो ना सर पावर लेने के लिए पी ले, मैं तो आपको एक ट्रिक से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। पेपेवर, इसको पीने से पावर, पेपेवर, पे पावर, ठीक है, इसे याद रख लो, पे पावर, पेपेवर ना बोल के पे पावर बोल दो आप, कोई बात नहीं है। पे पावर, जिसको पीने से, पे पीने से पावर आए, और अगर पावर आ गया तो आप चक्कर लगा सकते हो, कितने 100, लेकिन कितने कितने छोटे छोटे, तो 100 मिनी फेरम, 100 मिनी फेरे आप लगा सकते हो। जिसको पीने से पावर आए और आप 100 मिनी फेरे लगा सकते हो, तो पे पावर 100 मिनी फेरम। अफीम क्या है, अफीम को पीने से पावर आएगा, पावर आएगा तो आप 100 मिनी यानी छोटे छोटे फेरे लगा देंगे, ठीक है। तो पे पावर 100 मिनी फेरम, क्या हो गया, पे पावर 100 मिनी फेरम। अजरुद्दीन भाई गुड मॉर्निंग, याद हो गया ना मैं यही कर रहा हूं, यही याद कर लो, अरे बाद के लिए मत छोड़ो यार, बाद के लिए आपके पास 11 सब्जेक्ट और हैं, जेएफएनडी आ रहा है, आरएसआर है, ठीक है, ऑडिट है, बीओ है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, फिर आपके पास हिंदी है, आपके पास गणित है, आपके पास जीके है, आपके पास अंग्रेजी है, ठीक है, और एक कंप्यूटर है। तो ये 11 सब्जेक्ट और भी है भाई, उनको समय दो। मेरे सब्जेक्ट में तो बिंदास हो जाओ, मेरी क्लास में लगातार रहो, 1 घंटा 2 घंटा जो भी मैं डेली लेता हूं, कहीं कुछ घूम के देखने की आवश्यकता नहीं है, गारंटी है, ठीक है। हाँ ओके भूमिका, अर्जुन गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, पेपर सोमिनिफेरम, पे पावर सोमिनिफेरम। कुल का नाम, अब देखो इसके कुल का नाम तो सिंपल है, इसके कुल का नाम तो सेम इसके जैसा ही है, पेपेवरेसी, और इसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमिनिफेरम है, तो पेपेवर से याद रखना पेपेवरेसी, पेपेवर से याद रखना पेपेवरेसी। इसका जो फल है वो है संपुट, फल क्या है, संपुट, संपुट का मतलब होता है डोडा, संपुट का मतलब क्या होता है, डोडा, तो डोडा भी कह सकते हो। देखो इस तरह का होता है ना, ऐसे ऐसे इसका डोडा होता है, आपने देखा होगा इस तरह से, और इसे डोडे पर जब कट लगाते हैं तो इसे दूधिया पदार्थ बाहर निकलता है। ये तो दूधिया पदार्थ बाहर निकलता है, इसको हम एकत्रित कर लेते हैं। इस दूधिया पदार्थ को क्या कहते हैं, लेटेक्स, क्या कहते हैं इस दूधिया पदार्थ को, इसको लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स। ये लेटेक्स क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है, और सूखता है तो सूखने के बाद में कैसा हो जाता है, काला, और महंगा होता है, इसलिए कहेंगे काला सोना। क्या कहेंगे, काला सोना। कपास को कहेंगे सफेद सोना, इसको कहेंगे काला सोना। तो काला सोना किसे कहते हैं, अफीम को कहते हैं। काला सोना किसको कहते हैं, अफीम को। मैं एक बात बता दूं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं, अगर वो मेरी क्लास को मिस करते ना, तो ये उससे बड़ा उनका कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। साइंस के 25 प्रश्नों के लिए बिना समय खराब किए आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो लेटेक्स, डोडे से दूधिया पदार्थ निकलता है, लेटेक्स सूखने पर काला हो जाता है, काला सोना कहलाता है। तो फल कैसा हो गया इसका, संपुट हो गया, संपुट बोले तो डोडा, क्या हो गया, डोडा। अब इसमें हम बात करते हैं एल्केलॉइड, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इंपॉर्टेंट, जिनके लिए हम औषधि मानते हैं इनको, वो है एल्केलॉइड। तो अफीम से कौन कौन से एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं, अफीम से प्राप्त होने वाले एल्केलॉइड्स देखो दोस्तों, एक तो है कोडिन, एक है मोर्फिन, एक है पेपावरिन। तो देखो पेपेवर से याद रखना पेपावरिन, पेपावरिन, एक नाम तो ये याद रखना, पेपेवर से याद रखना पेपावरिन। और इसकी कोई तस्करी करेगा तो कौन पकड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ेगा, नारकोटिक्स पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा, नारकोटिक्स विभाग वाले पकड़ेंगे। तो नारकोटीन, कौन सा एक और होता है इसमें, नारकोटीन, नारकोटीन। भाई ये कैलकुलेटर तो सीधा याद हो गया, पेपेवर नाम है पेपेवरेसी, तो पेपावरिन। इसकी ब्लैक बाजारी करोगे तो भैया पकड़ेगा कौन, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, तो नारकोटीन। एक बच गया इसका मॉर्फिन, क्या बच गया, मॉर्फिन, मॉर्फिन, और एक बच गया कोडीन, क्या हो गया, कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन ये दो याद थोड़े से रखने आपको, मॉर्फिन और कोडीन। तो पेपावरिन, नारकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन।
आर्थिक महत्व देखेंगे। आर्थिक महत्व, तो आर्थिक महत्व क्या होगा?